एक्चुअली सुबह खाना खा के चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन विजिबल है, आवाज प्रॉपर जा रही है। कमल, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है मेरा। जो सब्जेक्ट नेम है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है। कोड विल बी DITS 511। जो बुक हम रेफर करेंगे इसमें सिंगल शिवरात्रि करके है, ठीक है। सिंगल एंड शिवरात्रि, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इस तरीके से करके लिखा हुआ है। जो ये हमारा सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें है क्या, नेटवर्क एज वेल एज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब एल्गोरिदम्स नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो हमारे पास नेटवर्क के और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अर्लियर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन्हीं का इंटीग्रेशन है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सारे आप मतलब ठीक है, ऐसा कोई बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट है। PDF में नोट्स मैंने कन्वर्ट किए हुए हैं, वही मैं आपको पास कर दूंगा जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी। सबसे पहले तो जो शुरू करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है। जैसा पता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स आपका वितरित, ठीक है, स्कैटर्ड, फैला हुआ सिस्टम। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जब भी हम कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स, ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। अब इंडिपेंडेंट टर्म क्यों यूज हुआ? इंडिपेंडेंट टर्म इसलिए यूज हो रहा है यहाँ पे कि इस सिस्टम में जितने भी आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है, चाहे वो आपके सिस्टम्स हो, नोड हो, या आपका कोई नेटवर्क डिवाइसेस हो, वो सारे के सारे एक टीम की तरह वर्क करते हैं, एज वेल एज वो इंडिपेंडेंट अपना जो टास्क है वो भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे कोई क्लाइंट सर्वर जैसा आपका यहाँ पर आर्किटेक्चर नहीं एस्टेब्लिश होता है। यहाँ पर बेसिकली आपका है क्या कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कंपोनेंट हैं, चाहे वो नेटवर्क डिवाइसेस हो और चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम्स हो, वो सारे के सारे टीम की तरह भी वर्क करेंगे और अपना इंडिविजुअली टास्क भी परफॉर्म करेंगे। यानी कि डेडिकेटेड नहीं है कि किसी को सर्विस प्रोवाइड कराएं, डेडिकेटेड नहीं है कि किसी न किसी को सर्विस हमें प्रोवाइड ही करानी है, जो रिक्वेस्ट आई रही है उसी के अगेंस्ट ही हमें रिस्पॉन्स देना है। बट ये जो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का कलेक्शन है वो एक कोहेरेंट व्यू देता है किसी भी यूजर को। अब कोहेरेंट व्यू का मतलब क्या हुआ? कोहेरेंट का मतलब ये हुआ है कि संगठित, ठीक है। जो मैंने इंडिपेंडेंट टर्म भी बोला और एक आपका कोहेरेंट जो व्यू की बात कर रहे हैं, संगठित की बात कर रहे हैं। तो यानी कि आउटसाइड जो भी आपका सिस्टम के आउटसाइड जो भी आपका यूजर है, वो जब कनेक्ट करेगा इस सिस्टम के साथ तो उसको ये पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम दिखेगा। कोई भी इंडिपेंडेंट कंप्यूटर या इंडिपेंडेंट आपका कंपोनेंट या कोई डेडिकेटेड सर्वर की तरह ही आपको ट्रीट करेगा वो, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको देख लेते हैं। A distributed system is a collection of independent computers that appears to its user as a single coherent system। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन आपकी टेननबाउम की है, जो कि एक सिंपल सा आपका आउटलुक देती है ये पूरा का पूरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर आप डेफिनेशन की बात करें। तो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं लेकिन फॉर्म होते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट मान रहे हैं। तो जो इससे जो इस सिस्टम से कनेक्ट होगा यूजर, उसको ये एक डेडिकेटेड सिस्टम ही दिखाई देगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और देखिए डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। तो डिटेल में देखिए सेकंड डेफिनेशन जो दी हुई है, अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज वन इन विच कंपोनेंट लोकेटेड एट नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस ओनली बाय पासिंग मैसेजेस। तो ये थोड़ा सा आपका एक्टिविटी की जो डेफिनेशन की बात करें तो इसमें हमारी एक्टिविटी यहां पर एक्सप्लेन करी जा रही है कि जो भी हमारे सिस्टम्स हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट मान रहे हैं या कंपोनेंट की बात करें,
तो क्योंकि नेटवर्क है तो नेटवर्क आपका जब बन रहा है यहाँ पे, तो जो ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है वो खत्म हो जाता है। यानी कि कोई भी सिस्टम आपका, अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो किसी भी लोकेशन पर एग्जिस्ट कर सकता है, और किसी भी लोकेशन के साथ जुड़कर, अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल रीजन ओनली, किसी भी लोकेशन के साथ जुड़कर एक सिस्टम फॉर्म कर सकता है, एक ग्रुप फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज यहां पर क्या, बाउंडेशन, जो ज्योग्राफिकल एरिया की है, जो लोकेशन की, उसकी बाउंडेशन खत्म होती है। साथ ही साथ अब उन सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करना है और कोऑर्डिनेट करना है। तो कम्युनिकेट का मतलब सिंपली आपको पता है कि मैसेज पास करना, दैट इज कम्युनिकेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हो गया किसी भी एक कॉमन टास्क पे अगर काम करना है तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। और वो कम्युनिकेशन का टर्म आपका कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई इनपुट हो सकता है इन टर्म ऑफ मैसेज पासिंग। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो भी आपका आपस में कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन की बात करें बिटवीन कंपोनेंट्स, बिटवीन कंप्यूटर्स, देयर इज ओनली वन वे, एंड दैट वन वे इज कॉल्ड एज मैसेज पासिंग। ठीक है, तो जितना भी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होगा वो आपका मैसेज पासिंग के थ्रू होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो भी आप डेफिनेशन जान रहे हैं उसमें। थर्ड वन देखिए, loosely coupled systems that are as distributed system. Loosely coupled systems are those in which the processors do not share memory. Each processor has its own local memory. एक स्टेप और आगे की डेफिनेशन आ गई। मतलब क्या हो रहा है इसमें, ये बोला जा रहा है कि जो मेमोरी है किसी भी सिस्टम की, प्रोसेसर का मतलब यहां पर सिस्टम से, ठीक है, तो जो भी हमारा सिस्टम है या नोड है वो अपनी मेमोरी शेयर नहीं करता है किसी के साथ। अब यहां से एक्चुअली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो लिमिटेशन है वो शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें दो आपकी मेजर जो लिमिटेशंस हैं, एक है हमारा शेयर्ड मेमोरी ना होना, और दूसरा है हमारा लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक। दोनों को मैं डिटेल में आगे और बताऊंगा, लेकिन शेयर्ड मेमोरी ना होने का मतलब क्या होता है, अगर शेयर्ड मेमोरी नहीं है, या मेमोरी बेसिकली बोली जाए कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मेमोरी शेयर नहीं हो रही है, तो अगर मेमोरी शेयर नहीं हो रही है तो सिस्टम्स में जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं या जो नोड्स हैं, दे कांट गेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कंपोनेंट और सिस्टम्स। ठीक है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, अप टू डेट का इंफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि कोई भी सिस्टम, क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कॉमन टास्क पे वर्क कर रहे हैं, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम की क्या प्रोग्रेस है अबाउट प्रोजेक्ट पार्ट वो नहीं पता चल पाएगी। और जो मैंने बोला कि एब्सेंस ऑफ ग्लोबल क्लॉक, तो क्लॉक का मतलब यहां आप समझ लीजिए, क्योंकि पहले ही मैंने बोल दिया कि जो लिमिटेशन है ज्योग्राफिकल एरिया की वो खत्म हो जाती है, क्योंकि नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम कहीं से भी एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब सिस्टम से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं तो देखिए टाइम जोन डिफर करेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि जो हमारे पास कम्युनिकेशन का जो वे है दैट इज क्या, मैसेज पासिंग ओनली। तो आपको भी पता है कि जैसे जैसे ज्योग्राफिकल एरिया आपका बढ़ता चला जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो उसमें क्या होता है, मैसेज सेंड और रिसीव के बीच में आपका टाइम डिले होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब ग्लोबल क्लॉक नहीं होगी तो हम इवेंट्स की अकरेंस को कैसे आपका सिंक्रोनाइजेशन हो पाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए अलग अलग लोकेशंस पे 5 सिस्टम किसी एक कॉमन टास्क पे काम कर रहे थे, तो पांचों का जो वर्क होगा वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तभी तो उसका फाइनल आउटपुट निकल पाएगा। और सिंक्रोनाइजेशन के दौरान क्या, वही आपका कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन चलेगा तो मैसेज पासिंग होगी।
और मैसेज पासिंग का जो ऑर्डरिंग होगी वो आपकी एग्जैक्ट करेक्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि क्लॉक तो है नहीं, अब फिर ये चीजें अगर दोनों है नहीं कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है, ग्लोबल क्लॉक है, क्लॉक नहीं है जिसकी वजह से हम अपने इवेंट्स को सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते, नंबरिंग नहीं कर सकते, तो फिर वर्क कैसे कर रहा है? स्टिल इट इज वर्किंग। बताएंगे कि कैसे वर्क करता है वो थोड़ा डिटेल में। तो डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि जो इंडिपेंडेंट सिस्टम्स की या लूजली कपल्ड सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जब जरूरत होती है वो नेटवर्क का पार्ट हो भी सकते हैं और नेटवर्क का पार्ट नहीं भी हो सकते हैं। मींस मींस ये कि जैसी जैसी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आपका नेटवर्क बढ़ता घटता रहता है और एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता रहता है। ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, इफ रिक्वायर्ड तो एक नेटवर्क का पार्ट हो गए, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट हो गए। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, वितरित जैसा लिखा हुआ है, फैला हुआ है, तो डेफिनेशन में हमारा नोड्स की लोकेशन आपकी वर्ल्ड वाइड वेब आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है भाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की? डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की क्लियर है ना? चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। अब ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं। जो लोग एक्टिव हैं सो नहीं रहे हैं वो नोट कर लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोइंग। पहला है कॉन्करेंसी ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये धुंधला सा समझ में नहीं आ रहा है आपको, इसको लिख लीजिए, कॉन्करेंसी ऑफ कंपोनेंट्स। सेकेंड वन है लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक। थर्ड वन है इंडिपेंडेंट फेल्योर्स ऑफ कंपोनेंट्स। फोर्थ वन है आपका मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। एंड फिफ्थ वन इज स्पीड। ये डबल डबल कैसे हो रहे हैं? फिफ्थ वन इज स्पीड। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग, कॉन्करेंसी ऑफ कंपोनेंट्स, लैक ऑफ ग्लोबल क्लॉक, इंडिपेंडेंट फेल्योर्स ऑफ कंपोनेंट्स, मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स एंड लास्ट वन आपका स्पीड। ठीक है, कॉन्करेंसी का मतलब आपको पता है कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है? हाँ मेहुल, कुछ पूछना है? नहीं सर, एक्सप्लेन कर रहे तो कर दीजिए, मुझे लगा एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। नहीं एक्सप्लेन करूंगा यार, एक्सप्लेन क्यों नहीं करूंगा, लिख लो। बाकी डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे आफ्टर द क्लास, क्योंकि बीच में भी ऐसा कुछ है नहीं। जब लगेगा कि नहीं हमें तुरंत रन टाइम पे डाउट क्लियर करने तो मैं खुद बोल दूंगा। बाकी आफ्टर द क्लास 5 मिनट का या जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम डाउट क्लियरिंग सेशन रख लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्करेंसी आपको जैसा पता है कि क्या होता है, इंटरलीविंग बिटवीन टाइम, सॉरी, कॉन्करेंसी इज इंटरलीविंग बिटवीन प्रोसेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस हुई, कुछ रिसोर्सेज की जरूरत हुई, दूसरी आई, तीसरी आई, इस तरीके से। सिंस देयर आर एन कंप्यूटर्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, each sharing the resources, all resources are available to all users without the feeling of interaction। तो सबसे पहले हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी और देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बेस्ट एग्जांपल कोई बता सकता है क्या है? बहुत ही कॉमन और बेस्ट एग्जांपल, इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है या इंटरनेट की जो हम बात करते हैं उसमें जनरली हम करते क्या है? शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस का मतलब क्या? ओपन टू ऑल, ओपन सोर्स हो गया। ठीक है,
और इंटरनेट पे जैसा पता है कि आपको कि किसी भी एक रिसोर्स की एक्सेसिबिलिटी के दौरान हमें ये फील होता है कि हम ही अकेले उस पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉन्करेंसी। जबकि होता क्या है, होता ये है कि एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स आपके कनेक्ट होते हैं उसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए। बट जो कॉन्करेंसी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कुछ टाइम का आपका आगे पीछे इवेंट की सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो इवेंट की जब सिंक्रोनाइजेशन होगी, लेकिन वो जो टाइम की हम बात कर रहे हैं वो आपका नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। आपका इतना फ्रैक्शन कम समय के लिए होता है कि यूजर को ये लगता है कि डेडिकेटेडली वही आपका डेडिकेटेड सिस्टम को यूज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्करेंसी। हाँ, कई बार आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ सिस्टम में फेलियर हो रहा है या किसी भी तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो आपको समझ में आता है, ठीक है। कई बार सर्वर पे लोड ज्यादा हो गया, लेकिन कभी भी किसी भी तरह का क्रॉस टॉक या इंटरफेरेंस नहीं होता। ये होता है कि हाँ लोड ज्यादा हो गया तो हमें समझ में आता है, ठीक है। तो इंट्रैक्शन, ठीक है, विदाउट द फीलिंग ऑफ इंट्रैक्शन, जो ये टर्म लिखा हुआ, तो कॉन्करेंसी में बेसिक आपको ध्यान क्या रखना है कि एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स पे मल्टीपल यूजर्स हैं, लेकिन मल्टीपल यूजर्स की जो एक्सेसिबिलिटी है वो किसी ना किसी ऑर्डर के थ्रू आपकी परफॉर्म करी जा रही है। तो ऑर्डर का मतलब टाइमिंग, और टाइमिंग आपकी जो गैप होता है वो इतना शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है कि उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। यूजर को ये लगता है कि डेडिकेटली हम ही वर्क कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स पे या इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, ठीक है। कॉन्करेंसी समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। अब देखिए जो ये लिखा हुआ है नो ग्लोबल क्लॉक, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। द नोशन ऑफ ग्लोबल टाइम डजंट एग्जिस्ट। सपोज अ ग्लोबल क्लॉक इज अवेलेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। अब ये जो ग्लोबल क्लॉक की बात करी जा रही है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ग्लोबल क्लॉक रख कर अगर हम देख लें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, लोकल क्लॉक को आपस में सिंक्रोनाइज कर लें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। भाई दो वे हो सकते हैं कि ठीक है, एक रेफरेंस क्लॉक मान लीजिए। अब रेफरेंस क्लॉक जैसे कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव या उसके अकॉर्डिंग तो है नहीं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सामने वॉल पे मतलब लगी हुई है घड़ी और 10 लोग उस टाइम को ऑलमोस्ट जो घड़ी में टाइम है वो सभी लगभग एक टाइम पर देख रहे हैं और जो भी है आपस में कम्युनिकेट कर लिया। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है नहीं, कोई वॉल क्लॉक तो लगी नहीं हुई है। हम या तो लोकल क्लॉक लेंगे या कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम की जो क्लॉक है उसको हम ग्लोबल क्लॉक रेफर कर लें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम अगेन आएगी कि एक नोड ने रेफरेंस क्लॉक को देखा, ठीक है, उसमें मान लीजिए किसी इवेंट को ऑर्डर करना था तो ये टाइम दे दिया। दूसरी ने क्या किया, उसी क्लॉक को रेफर किया। अब दोनों आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, मैसेज पासिंग के थ्रू करेंगे। तो जब मैसेज पासिंग के थ्रू करेंगे तो कुछ ना कुछ डिले होगा, ठीक है। तो जब ये बताएंगे कि नहीं इतना टाइम हुआ है, तब तक एक्चुअली कुछ और टाइम हो चुका होगा, ठीक है। तो ग्लोबल क्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैसेज पासिंग में कुछ ना कुछ समय लगेगा, उस दौरान आपका जो ग्लोबल टाइम है वो आपका बढ़ चुका होगा। सपोज अ ग्लोबल क्लॉक इज अवेलेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस इन द सिस्टम। मैंने बताया कि अगर रेफरेंस ले लीजिए किसी भी नोड की क्लॉक को, देन टू डिफरेंट प्रोसेसेस कैन ऑब्जर्व a global clock value at different instants due to unpredictable message transmission delay। बात समझ में आ गई जो मैंने भी बोला था? और डिटेल में एक्सप्लेन में क्या है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम की क्लॉक वैल्यू अगर जानना चाह रहा तो उसके पास भी एक ही आपका वे है, उसको रिक्वेस्ट भेजिए मैसेज के फॉर्म में। दो ने मैसेज भेजा, सबके पास अलग अलग लिमिटेशंस हैं, एरिया आपका जो डिस्टेंस है वो अलग है। तो जो ट्रांसमिशन डिले की बात कर रहे हैं, नेटवर्क का यहाँ पर रोल स्टार्ट हो जाता है कि नेटवर्क आपका कितना स्मूथ है। तो जो ट्रांसमिशन डिले, एक को भेजा मान लीजिए 1 PM भेज दिया, दूसरे को भी 1 PM भेज दिया, लेकिन दोनों की जो नेटवर्क कंडीशन थी वो अलग अलग थी।
तो हो सकता है किसी को 1:10 पे मिल जाए और किसी को 2:10 पे मिले टाइम, ठीक है। तो इस वजह से ग्लोबल क्लॉक यहां पर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। देयरफॉर टू डिफरेंट प्रोसेसेस में falsely perceive two different instant in physical time to be a single instant in physical time, ठीक है। तो सिंगल इंस्टेंट इन फिजिकल टाइम की बजाय आपका क्या होगा, डबल यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इन अदर अल्टरनेटिव, जो मैं लोकल क्लॉक की बात कर रहे थे कि फिजिकल क्लॉक है उनको सिंक्रोनाइज कर लीजिए, तो फिजिकल क्लॉक कैन ड्रिफ्ट फ्रॉम द फिजिकल टाइम and the drift rate may vary from clock to clock due to technological limitation। अब इसका मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट जो दिया हुआ है, ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम से डिफर करना। मतलब एक इंटरवल दिया होता है कि फॉर एग्जांपल 1:01 और 1 सेकंड है, तो उसमें हम टॉलरेंस कितनी दे रहे हैं, मान लीजिए 2 सेकंड की, तो वो चल जाता है। मतलब 1:01 और 1 सेकंड की बजाय किसी दूसरे जो आपका नोड है उसमें 1:01 और 1 सेकंड की बजाय 2 सेकंड हो सकता है। मानते हैं ये बात? तो उसी को बोला गया है कि ये टेक्नोलॉजिकल जो लिमिटेशन है उसकी वजह से जो हमारा फिजिकल टाइम है वो भी वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम, ठीक है। आप देख लीजिएगा अपने लैपटॉप्स को देखकर कि जो सेकंड्स की बात होगी कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है, सेकंड्स में ही हो या सेकंड के कुछ फ्रैक्शन पार्ट में हो। तो ये आपकी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है जिसकी वजह से आपका जो लोकल क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट है वो भी फेल हो जाएगा। मोहम्मद आसिफ एंड जितने लोगों ने भी लेट ज्वाइन किया है, प्लीज 5 मिनट का समय होता है आपके पास, 2:05 तक, वहां तक आप मतलब एंट्री ले लिया करिए, अदरवाइज क्लास में बीच में डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दोनों मैंने रीजंस आपके बता दिए कि ग्लोबल क्लॉक कैसे नहीं हो सकती। तो दिस इज व्हाट, ये सारा का सारा आपका देखिए इंप्लीमेंट करते जाइए। ये इंटरनेट जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का, उसमें देखिए यही सब होता है, नो ग्लोबल क्लॉक होती है, कॉन्करेंसी होती है। हाँ, ये जो चैलेंज है आपका क्लॉक वाला और जो शेयर्ड मेमोरी वाला, उसका सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। अच्छा है, आपका सोल्यूशन भी इजी है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसे वर्क करता है। ये देखिए एक सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट फेल्योर्स। तो क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, डेफिनेशन में ऊपर तीनों बता दी, इसीलिए कि लूजली कपल्ड सिस्टम्स होते हैं, डेडिकेटेड नहीं है। तो यानी कि कोई भी सिस्टम कभी भी ज्वाइन कर सकता है और कभी भी हट सकता है। तो अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, तो जो फेल्योर का जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे एंटायर सिस्टम पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे if a computer in a distributed system fails, this failure is not immediately made known to other components in the system, ठीक है। fault in the computer isolate it from the system, but the system doesn't stop running. Each component of the network can fail independently, still leaving other running successfully, ठीक है। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है, जो मैंने पहले ही बोल दिया था, क्लाइंट सर्वर जैसी चीज नहीं है कि एक सिस्टम आपका फेल हुआ तो एक सिस्टम फेल होने की वजह से आपका पूरा फंक्शनिंग जो है वो इफेक्टिव हो, नहीं। एक सिस्टम की सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के कई सारे सिस्टम्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। उस केस में आपका सिंपल सी बात है कि अगर एक सिस्टम हमारा फेल हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वन इसी से जुड़ा हुआ है, मल्टीपल ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम देयर आर मल्टीपल computers and it is an individual autonomous node having its own software and resource। ये
जब मैंने डेफिनेशन बताई थी तभी आपको बता दिया था कि डेडिकेटेड नहीं है, अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इफ रिक्वायर्ड तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ अवर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। It can also share components and resources from the distributed environment and might not share some of the private resources। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो नोड है वो किस लेवल की सिक्योरिटी चाह रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, बहुत सारे या कुछ आपके जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर्स के या नोड्स के, वो शेयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो टोटली आपका मतलब डिपेंड करता है या मर्जी है नोड की कि वो किस हद तक अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है या प्राइवेसी है वो कंप्रोमाइज करता है इंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से। हार्ड एंड फास्ट या कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ जो नोड होगा उसको हर हाल में अपने लेवल पे जितने भी शेयरिंग या जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर कराने ही हैं, नहीं। ठीक है, मैंने अभी अभी बताया आपको कि एक नोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर बहुत सारे नोड्स आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक अगर मान लीजिए कुछ आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है या रिसोर्स की शेयरिंग करा रहा है तो दूसरे आपको कुछ करा रहा होगा। ठीक है, एक अगर फेल होता है तो वही फंक्शनलिटी आप दूसरे, तीसरे या चौथे या 10वें या n नंबर ऑफ सिस्टम से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पीड की बात करें तो स्पीड में देखिए एक एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे। जैसे बहुत एक कॉमन सा आपके पास टूल आता था टॉरेंट करके। ठीक है, सभी को लगभग पता होगा क्योंकि मूवी खूब डाउनलोड करी होगी। या आपका जो आईडीएम है, ठीक है, यूट्यूब में आया है ना आईडीएम, तो उसमें देखिए होता क्या है कि सिस्टम्स पे जो आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना होता है उसमें कई सारे सिस्टम्स आपके कनेक्ट हो जाते हैं जिसको हम पीयर्स बोलते हैं, क्योंकि क्लाइंट सर्वर जैसी कोई आर्किटेक्चर नहीं है। तो जब हम पीयर्स बोलते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई फाइल आपकी बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाती है, कभी कभी वही फाइल बहुत देर में डाउनलोड होती है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि जैसे कि एक्टिव लिख कर आता है, नंबर ऑफ पीयर्स लिख कर आता है, तो नंबर ऑफ पीयर्स और एक्टिव में डिफरेंस है। ठीक है, तो जितने एक्टिव आपके सिस्टम्स या नोड हैं उनके प्रोपोर्शनली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो अगेन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो स्पीड है, अगर सिंपल सी बात है, एन नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, अगर एन नंबर ऑफ सिस्टम्स में अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल ले लें कि सारे के सारे अपनी फाइल शेयर करना चाह रहे हैं तो स्पीड कितने से आपकी बढ़ जाएगी, एन से स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जबकि हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, तो लेकिन स्टिल क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में है तो हमारे पास जो पावर है, कंप्यूटेशन पावर है, अलग अलग नोड्स हैं, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन शॉर्ट हाउ एवर हमारी स्पीड बढ़ ही जाएगी नॉर्मल कंप्यूटेशन से। ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज मेक्स वर्क डन वेरी फास्ट as in distributed system capacity and processing power are very high। जो मैंने अभी बोला, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग कंप्यूटेशन पावर है, वर्क कैन बी डन इन मच लेस टाइम। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? सर पीरियड्स बढ़ने के हिसाब से स्पीड तो बढ़ती नहीं है, मतलब हम लोग एवरेज टाइम लेते हैं तो अगर थोड़ा सा लिंक, थोड़ा सा तेज बोलो। सर स्पीड के हिसाब से हम्म अगर मतलब पीरियड्स बढ़ जाते हैं तो सर हम लोग एवरेज लेते हैं टाइम का। हम्म अगर लिंक खराब हुआ तो सर स्पीड डिक्रीज भी तो होती है, तो तो यही सारे तो पैरामीटर्स हैं जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि बात ये समझिए कि जितने भी पीयर्स की जो बात आप कर रहे हो और जो एक्टिव पीयर्स की या एक्टिव सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे आपने बोला कि एवरेज लेते हैं तो एन नंबर ऑफ पीयर्स हैं और एन पीयर्स आपके एक्टिव हैं। तो मैंने बोला ये कि बेस्ट एग्जांपल आप ये मान के चलें कि एन ही हमारे सिस्टम्स हैं तो वो जो कंप्यूटेशन पावर है वो एन से आपकी बढ़ जाएगी। वही चीज आपका क्या है, एक सिंगल सिस्टम हो
जैसे एक सिंगल पीयर की आप बात कर रहे हैं, तो उस सिंगल पीयर से जो फाइल डाउनलोड हो रही होगी, जो और एन नंबर ऑफ पीयर से जो फाइल डाउनलोड हो रही होगी, एक बेस्ट केस में आप उसमें मान सकते हैं कि एन से स्पीड बढ़ गई। तो जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स ज्यादा, उतनी आपकी कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ गई। ये आपका एक बेस्ट केस एग्जांपल है। हाँ, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस और जो पैरामीटर्स हैं वो डिफर करेंगे। जैसे कि अभी आपने बोला कि एक पीयर फाइल डाउनलोड हो रही थी, कनेक्शन ब्रेक हुआ, तो उतने से ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इन कंट्रास्ट आप अगर समझने की कोशिश करें तो वही है कि नंबर ऑफ सिस्टम जितने ज्यादा, उतनी आपकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। हाँ मेहुल बताओ। यस सर, समझ गए। समझ गए ना? ठीक। अब गोल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में देखिए कि अभी तक तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, ये होता है, थोड़ा सा इसी को और दूसरे फॉर्म में ले रहे हैं। कनेक्ट यूजर्स एंड मेकिंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल, बहुत ही कॉमन सा, जो अभी ऊपर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कनेक्ट यूजर्स एंड मेकिंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल, यही हमारा मेन टास्क है कि हमें रिसोर्स शेयरिंग करनी है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का और टास्क क्या है? हमें रिसोर्स शेयरिंग करनी है, क्योंकि सबके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं होता। दूसरी चीज जो लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। तीसरा लिखा हुआ सपोर्ट ओपननेस। चौथा लिखा हुआ है स्केलेबिलिटी। ठीक है, कनेक्ट यूजर एंड मेकिंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट ओपननेस एंड स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि जैसा जैसा नेटवर्क का साइज बढ़ता जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड साइज बढ़ता जाता है, तो इसमें तीन आपके पैरामीटर होते हैं स्केलेबिलिटी में। फिलहाल पहले से शुरू करते हैं। कनेक्ट यूजर एंड मेकिंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल, यानी कि जो भी हमारा सिस्टम है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोल रहे हैं, उसमें यूजर इजिली ऐड हो सके, और ऐड होने के बाद जो भी सर्विसेज ओपन कर रखी हैं किसी नोड ने, वो कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट वे में आपका यूजर को प्रोवाइड हो सके। ठीक है, जैसे जैसे कि आपने एक जो पीयर वाला एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, किसी भी उसकी जरूरत होती है कि आपको स्पेशल परमिशन की या टूल की? नॉर्मली तो यही होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ऐड हो जाते हैं। जो नेट पे भी आप करते हैं, इंटरनेट की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आपने सर्च मारा, ठीक है ये फाइल डाउनलोड कर लीजिए, इजिली आप डाउनलोड कर लेते हैं। अगेन इसमें फिर से आपके सिक्योरिटी पैरामीटर्स लगते हैं जब आप किसी ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ते हैं। ठीक है, आप बोलते हो ना कि बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सी हमें लगता है यूजफुल इंफॉर्मेशन है, उनको हमें टच नहीं करना होता है क्योंकि वो हमारा सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करा देते हैं। ठीक है, कई जगह क्या होता है कि पेड बेसिस पे आपका अवेलेबल होता है, कई जगह ओपन सोर्स है तो भी आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो हर एक का क्या है, कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि इंटरनेट है या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में है, तो ये कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि भाई जो नोड जुड़ा हुआ है वो किस पर्पज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एथिकली वो सारे काम ठीक से करने के लिए जुड़ा हुआ है, या अनएथिकल जो आपका पार्ट है उससे, उसको मतलब कुछ अनएथिकली जो एडवांटेजेस लेना चाह रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्राइवेट स्टील करके अपना कॉमर्शियली यूज करे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता है। तो सिंपल सी बात है कि कनेक्ट हो जाए यूजर इजिली, और जो भी हमारे पास शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हैं वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस कर ले। देखिए देखिए, रिसोर्सेज कैन बी प्रिंटर, कंप्यूटर्स, स्टोरेज फैसिलिटी, डेटा फाइल्स, वेब पेजेस एंड नेटवर्क्स। ठीक है, अब जीमेल ही है तो जीमेल क्या कराता है, आप बोलते हो ना ड्राइव पे जा रहा है, तो स्पेस तो दे रहा ना आपको। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी एक तरीके से आपका एक सर्विसेज दे रहा है वो। तो द मेन गोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज टू मेक इट इजी फॉर द यूजर टू एक्सेस रिमोट रिसोर्सेज एंड टू शेयर देम इन अ कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट वे। तो ये लिखा हुआ कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट वे, ये आपका 100% इम्प्लीमेंटेड नहीं है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हाँ, क्योंकि कई जगह इम्प्लीमेंटेड होता है, क्योंकि इंट्रानेट भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही एग्जांपल है। बात समझिएगा, इंट्रानेट तो पता ही है ना आपको, इंट्रानेट भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि अगर एक इंटरप्राइज है जो कि आपका
जो बोलते हो ना एमएनसी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसका जो वर्किंग होगी वो कई सारे आपके नेशंस में हो रही है। तो कंट्रीज में अगर हो रही है तो उस कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में आपका एक नेटवर्क स्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट नेटवर्क होता है तो वो कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट वे में ही डेटा का एक्सचेंज एज वेल एज डेटा का जो आपका शेयरिंग है वो पॉसिबल होती है या इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो लेकिन ये हर केसेस में जरूरी नहीं कि कंट्रोल्ड एंड इफिशिएंट वे में ही हो। पब्लिक नेटवर्क से जुड़ेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं रह जाती। रिसोर्सेज कैन बी प्रिंटर, कंप्यूटर से मैं बोल ही चुका हूं, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आ गया। सेकंड जो बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है कि ट्रांसपेरेंट सब कुछ होना चाहिए, दिखना चाहिए कौन सा सिस्टम कहाँ है। यहाँ पर उल्टा है, ये हाइड कराता है। यानी कि यूजर को ये मतलब नहीं है कि कौन सा सिस्टम कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। यूजर को यह मतलब नहीं है कि कौन सा नोड किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। यूजर को यह मतलब नहीं है कि कौन सा नोड या कौन सा सिस्टम किस फाइल सिस्टम पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये सारे पैरामीटर क्यों नहीं मतलब है, अगर ये सारे पैरामीटर्स हम कंसीडर करने लगे या यूजर के ऊपर डाल दिया कि नहीं यू हैव टू कंसीडर दिस पैरामीटर, तो जो रिसोर्स शेयरिंग की जो आप बात कर रहे हैं वो कभी पॉसिबल नहीं होगी। कंपैटिबिलिटी इशू आने लगेगा हर जगह, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी में यही सारी चीजें हैं, जैसे एक्सेस ट्रांसपेरेंसी है। तो कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं डजंट मैटर, कितने भी कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि जो हमारा नोड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कभी कभी आपको फील होता है कि नहीं डिस्टरबेंस हो रहा है। पहले बहुत होता था कि रिजल्ट आया एक साथ आपने खोल दिया सिस्टम, तो बहुत सारे लोग उस रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं तो पेज नॉट फाउंड या वेरियस आपके पास एरर मैसेजेस आते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि नहीं लोड बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन स्टिल कई सारे यूजर्स अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो अलग एक बात हो गई। लेकिन फिलहाल आपका जो रिसोर्स शेयरिंग में जो हम बात कर रहे हैं कि लोकेशन और कितने नंबर ऑफ यूजर्स, ये सारी चीजें यहाँ पर रिवील नहीं करी जाती हैं। और नहीं करी जाती का रीजन मैंने बताया कि अगर ये सारे पैरामीटर्स कंसीडर किए जाने लगे तो रिसोर्स शेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू आपकी हर एक जगह आपका टेक्निकल एस्पेक्ट में लगेगा, ठीक है। चाहे वो फाइल सिस्टम हो, चाहे नेटवर्क हो, ठीक है, चाहे वे ऑफ एक्सेसिबिलिटी हो, बहुत सारी चीजें। Another goal of distributed system is to hide the fact that its processes and resources are physically distributed across multiple computers। ठीक है, लोकेशन की बात हो रही है। A distributed system that is able to present itself to user and applications as if it were only a single computer system is said to be transparent। ठीक है, आप समझ में आया कि सिंगल कंप्यूटर की ही बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कितने नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं इसकी भी जानकारी किसी को नहीं होती और ना ही कोई मतलब है। ये कुछ आपके वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसीज लिखी हुई हैं, इनको समझ लीजिए। सबसे पहले एक्सेस, हाइड डिफरेंसेस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ आर रिसोर्सेज एक्सेस्ड। जो मैंने अभी बताया एक्सेस ट्रांसपेरेंसी में क्या आता है कि जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने बोला भी कि फाइल सिस्टम और प्लेटफॉर्म आपका डिफर कर सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेस ट्रांसपेरेंसी। आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं, आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं, डेटा डाउनलोड करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है एक्सेस में आपका क्या है, हाई डिफरेंसेस इन डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड हाउ आर रिसोर्सेज एक्सेस, ठीक है। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी जरा देखिए, ये 2 मिनट देख लीजिए, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ इसको।
लोकेशन में मैंने अभी आपको बताया था, हाइड वेयर आर रिसोर्स इज लोकेटेड। तो रिसोर्स का मतलब आपका नेटवर्क कंपोनेंट या कोई भी नोड हो सकता है जो कि कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है यूजर्स को, ठीक है। ये माइग्रेशन रीलोकेशन, ये देख लीजिएगा। लोकेशन तो आपका ये हो गया। माइग्रेशन का मतलब क्या हुआ, हाइड दैट रिसोर्स में मूव टू अनदर लोकेशन। तो माइग्रेशन में सिंपल सी बात ये हो गई कि एक नोड मान लीजिए लोकेशन एक्स पर आपका एग्जिस्ट कर रहा था और कल वो लोकेशन चेंज होके वाई हो गई, कल वही लोकेशन चेंज होके वाई हो गई, तो उस पर्टिकुलर चेंज का फर्क डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर नहीं पड़ता, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीलोकेशन। तो रीलोकेशन और माइग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, जब हमारा मूवमेंट या लोकेशन चेंज इन यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं रीलोकेशन। मींस हाइड दैट अ रिसोर्स may be moved to another location while it is in use। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ जैसे कि कोई मोबाइल डिवाइस है हमारी या आपका लैपटॉप है, अब आप यहाँ से नेटवर्क से आप जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर बाद आप दूसरे नेटवर्क से जुड़ रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से मूव करके किसी दूसरे लोकेशन पे गए। तो इस चीज का, इस चेंज का कोई भी फर्क आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की फंक्शनलिटी पे नहीं पड़ता। या आप मोबाइल से ही आप काम कर रहे हैं, तो अभी आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आपकी लोकेशन कहीं चेंज हो गई, तो उस दौरान आपके फंक्शनलिटी जो आउटसाइड आपका जो भी जुड़े हुए हैं उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट इज रेप्लीकेशन। तो रेप्लीकेशन में क्या होता है, हाइड दैट आर रिसोर्स इज रेप्लीकेटेड। अब ये क्यों करते हैं, ये डेटा की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए आप रेप्लिकेशन करते हैं, डेटा को सिक्योर करने के लिए रेप्लिकेट करते हैं कि ठीक है, एक हमारा डेटा अगर करप्ट हो जाता है तो इसकी कॉपी हमारे पास है। लेकिन कितने सिस्टम्स हैं और कितने नोड्स हैं जिन्होंने कितनी कॉपीज बना रखी हैं, ये कोई आपका कंसिडरेबल पैरामीटर नहीं होता। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। बहुत सारी हजारों कॉपियां होंगी एक डेटा की, ठीक है, लेकिन वो उससे ना तो फर्क पड़ता है और ना ही उसको जानने की जरूरत होती है किसी भी यूजर को या नोड को, ठीक है। लास्ट वन आपका जो सेकंड लास्ट है, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का मतलब यही मैंने बोला कि पहले भी हम देख चुके हैं कि कई सारे यूजर आपके जुड़े होते हैं लेकिन किसी भी तरह का क्रॉस टॉक या इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। लास्ट वन है फेल्योर। हाइड द फेल्योर एंड रिकवरी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी मैकेनिज्म लगी होंगी अल्टरनेट, जैसे रेप्लिकेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ डेटा होता है, उसी तरीके से आपका इन टर्म्स ऑफ सर्वर्स भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ नोड्स भी हो सकता है। जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे, मैंने शुरुआत में बोल दिया कि आपको एक नोड की जो फंक्शनैलिटी है वो कई सारे नोड्स की हो सकती है, ठीक है। तो फेल्योर के केस में क्या है, कोई सिस्टम फेल्योर होता है तो उस सिस्टम फेल्योर के बाद ऑटोमेटिकली जो लोड होता है वो दूसरे सिस्टम पर स्विच कर जाता है। ये आपको यूजर को इस बात का जरा सा भी इंटरफेरेंस या एहसास नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड द फेल्योर एंड रिकवरी ऑफ अ रिसोर्स। मान लीजिए कोई सिस्टम डंप भी होता है तो उसके पीछे जो आपका रिकवरी प्रोसीजर होता है, वो रिकवरी प्रोसीजर इतना फास्ट होता है कि यूजर को पता नहीं चल पाता है कि जिस पर्टिकुलर सिस्टम से हम जुड़े हुए थे उस सिस्टम से ना जुड़कर हम उसके एक अल्टरनेटिव सिस्टम से जुड़ गए हैं। दिस इज फेल्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो बताओ, डाउट क्लियरिंग कर लेते हैं। वन 121 टू 130, कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में? सर वो ग्लोबल क्लॉक वाला बता दीजिए थोड़ा। ग्लोबल क्लॉक में सर आपने हाँ बोला कि जो है कोई सारे सिस्टम्स पूरे ग्लोबल क्लॉक नहीं लेंगे, तो मतलब हर सिस्टम अपना अपना क्लॉक लेगा। नहीं, दोनों चीजें मैंने बता दी। सोल्यूशन बताया गया है कि यहाँ क्लॉक जैसी चीज है ही नहीं, फिर तो सर कैसे वर्क टाइम, कर रहा है वो आपका आगे का
इशू है, लॉजिकल क्लॉक से हम वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया कि ठीक है टाइमिंग की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास दो वे हो सकते हैं। एक तो ग्लोबल क्लॉक हो सकती है। तो ग्लोबल क्लॉक का मतलब क्या, जैसे कि मैंने अभी बोला कि ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है नहीं कि वॉल पे क्लॉक लगी हुई है और हम उसको देख रहे हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्योंकि कंप्यूटर्स और नोड्स की बात कर रहे हैं, तो किसी एक नोड को ही हम ग्लोबल क्लॉक मानेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। एक नोड को हम रेफरेंस क्लॉक यानी ग्लोबल क्लॉक मान रहे हैं, और उस ग्लोबल क्लॉक का टाइम जानने के लिए जो अदर नोड्स होंगे वो कैसे देखेंगे। अगेन मैं बोलूंगा ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, तो अदर नोड्स कैसे टाइम जानेंगे ग्लोबल क्लॉक का, या ग्लोबल नोड है वाया मैसेज पासिंग। अब मैसेज पासिंग में क्या है, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अनप्रिडिक्टेबल मैसेज डिले हो सकता है कि नोड 1 को जो रिस्पॉन्स गया उसमें मान लीजिए 1:10 का भेजा था, तो विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड पहुंच गया। लेकिन दूसरा जो नोड था उस पर जो 1:10 भेजा गया, ड्यू टू सर्टन नेटवर्क इश्यूज, आप पढ़ चुके हैं नेटवर्क, ठीक है, ड्यू टू सर्टन नेटवर्क इश्यूज उसको वो मैसेज 2:10 पे मिलता है। तब तक तो सारा डिस्टर्ब हो गया ना। ग्लोबल क्लॉक की जो वैल्यू होनी चाहिए एट दैट टाइम, वो 1 घंटा आगे आपकी हो चुकी है, तो इवेंट्स की ऑर्डरिंग नहीं हो पाएगी, पहली चीज। तो ग्लोबल क्लॉक इसलिए वर्क नहीं कर सकती। बात समझ में आई? यस सर। समझ में आ गई ना बात? अब लोकल क्लॉक पे आ जाइए कि ठीक है, सारे सिस्टम्स की लोकल क्लॉक को हम रेफर कर लेते हैं और उस लोकल क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? आप अपने लैपटॉप की क्लॉक उठाकर देखिएगा और अपने फ्रेंड के बगल में ही लैपटॉप रख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ सेकंड्स में, फ्रैक्शंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ये टेक्नोलॉजिकल जो है आपका फेल्योर है थोड़ा सा। लेकिन क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें चाहिए होगा, तो एग्जैक्ट टाइम में ये आपका जो लोकल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी फेल हो जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट रेट की जो हम बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव अमाउंट होता है कि जितने अमाउंट ऑफ टाइम से कोई एक क्लॉक डिफर कर सकती है। ड्रिफ्ट रेट समझिएगा, मान लीजिए 5 मिनट का हमने टाइम दिया, तो 5 मिनट के अंदर ही वो डिफरेंस होना चाहिए जिससे आप टाइम जान रहे हैं। इससे ऊपर होता तो टोटली फेलियर होगा। तो दोनों केसेस में हमारा ना तो ग्लोबल क्लॉक और ना ही लोकल क्लॉक वर्क कर रही है। स्टिल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज वर्किंग। मैंने उसका सोल्यूशन आपको क्या बताया कि लॉजिकल क्लॉक्स होती हैं, उनके थ्रू ये सारा काम होता है। और बड़ा सा टॉपिक है, जब समय आएगा तब आप देखेंगे। अब बताइए समझ में आया नहीं आया? यस सर, आगे। 21 to 30 और कोई डाउट है किसी को? 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, रेस्ट ऑफ द क्लास। चलिए ठीक है, एंड कर रहा हूँ फिर। नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है।